सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। आज शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज के चौथी किस्त का ब्यौरा दिया गया है और इस दौरान वित्त मंत्री की तरफ से डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत उनका कहना था कि समय अनुसार रक्षा खरीद के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और इसके साथ ही ट्रायल और टेस्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा और इसके साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो FDI की मौजूदा 49% की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है और जो ये FDI की लिमिट बढ़ाई गई है इसे ऑटोमेटिक रूट के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की कंपनी सीधे तौर पर भारत के डिफेंस सेक्टर में अपना पैसा निवेश कर सकती है और जहां ये लिमिट पहले 49% थी अब इसे 74% तक कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी घोषणा की गई है कि डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया बहुत ही जरूरी है और इसलिए अब से साल दर साल भारत सरकार ऐसे वेपन्स, इक्विपमेंट्स और स्पेयर्स की लिस्ट बनाएगी जिनके इम्पोर्ट को बंद किया जा सके और फिर भारत में ही स्वदेशी तौर पर इन्हें बना के इनकी सप्लाई पूरी की जाए और भारत में बनने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि इससे भारत के डिफेंस इंपोर्ट में कमी आएगी और इसका सीधा लाभ भारत की उन कंपनियों को मिलेगा जो भारत में इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सप्लाई करेगी और इस दिशा में जवाबदेही के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की बात की गई है ताकि कामकाज में सुधार किया जा सके। और जबकि एविएशन सेक्टर में अब भारत एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए एक ग्लोबल हब बनेगा, जिसके तहत 3 सालों के अंदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर्स और एयरफ्रेम मेंटेनेंस को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा और आने वाले सालों में जो दुनिया के प्रमुख इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत में ही अपनी इंजन रिपेयर फैसिलिटी को स्थापित करेंगे। और आज वित्त मंत्री द्वारा टोटल 8 सेक्टर्स में सुधार करने का ऐलान किया गया है, जिनमें कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी शामिल है। और अगर बात करें स्पेस सेक्टर की तो उनका कहना था कि स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और इस योजना को डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत रखा गया है और ये स्कीम 5 सालों तक चलेगी, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर करीब 6 से 8 आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं यानी कि मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्थापित किया जाएगा और इनमें से अधिकतर टेस्टिंग फैसिलिटीज भारत के 2 महत्वपूर्ण डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जो कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ये स्कीम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में ही इन फैसिलिटीज को स्थापित करने तक सीमित नहीं है और इस स्कीम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन में मदद करके डिफेंस इंपोर्ट को कम करने में मदद करेगा, जो कि सीधे तौर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। और इसके तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स में 75% फंडिंग सरकार की तरफ से होगी और जबकि बाकी की 25% इंडियन प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल में आएगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो इस साल की शुरुआत में एक कॉन्क्लेव में LC तेजस प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर और चीफ डिजाइनर कोटा हरि नारायण का कहना था कि भारत के स्वदेशी जेट इंजन के विकास में हो रही देरी के सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है भारत में टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी। इंजन को टेस्ट करने के लिए भारत में इन फैसिलिटीज की कमी है, जिसके चलते इंजन की टेस्टिंग में भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्होंने इस कमी को भारत के जेट इंजन के विकास में हो रही देरी के सबसे प्रमुख कारणों में से एक बताया था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस स्कीम के तहत कौन कौन सी टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएंगी, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी भी स्थापित की जाती है तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। आज शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर से CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की 10 यूनिट्स को वापस बुलाने और ऐसे ही 9 यूनिट्स को महाराष्ट्र भेजने का आदेश जारी किया गया है और महाराष्ट्र भेजे जाने वाली यूनिट्स में 4 रैपिड एक्शन फोर्स, 2 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और 3 यूनिट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से है और जो 9 यूनिट्स महाराष्ट्र भेजी जा रही हैं उनमें से 5 जम्मू से वापस लाई गई हैं और जबकि बाकी के 4 मुंबई से हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के बदगांव जिले में आतंकियों के कुछ ठिकानों को जब्त किया गया है और वहाँ से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं और इससे पहले क्रेडिबल इनपुट के आधार पर बदगांव पुलिस ने 53 RR और CRPF की 153 बटालियन के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसी ने इन ठिकानों का खुलासा किया है।
पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन समर मुबारकमंद का कहना है कि वे ये तो नहीं कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये चांसेस भले ही जीरो नहीं है लेकिन ये बहुत ही कम है। और उनका ये भी कहना था कि जब मई 1998 में भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसके 2 सप्ताह बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। और उनके मुताबिक पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर टेस्ट इस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी था। और उनका ये भी कहना था कि दोनों देश अभी तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं, 1948, 1965, 1971 और 1999, और दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि मैं ये कहूंगा कि दोनों देशों के बीच जो न्यूक्लियर वॉर के चांसेस हैं वो अभी भी बेहद ही कम है। और उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है, इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच और कोई युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। खैर ये सब उन्होंने किस आधार पर और क्यों कहा है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि जितने बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है उस युद्ध में हमेशा भारत ही जीता है। और कमाल की बात तो यह है कि इन युद्धों को हर बार पाकिस्तान ने ही शुरू किया है लेकिन इसे खत्म भारत ही करता है। और इसलिए जहाँ तक उनकी ये बात है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसी के चलते कोई और अन्य युद्ध नहीं हुआ है, तो उन्हें बता दें कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना कभी भी युद्ध का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जो आने वाली थिएटर कमांड्स हैं उनके लिए इंडियन नेवी महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स की ये अपकमिंग थिएटर कमांड्स अगले साल से अपना शेप लेना शुरू कर देंगी। यानी कि उनके मुताबिक इन थिएटर कमांड्स को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो 2021 के मध्य से या फिर 2021 के अंत से शुरू हो जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि इन थिएटर कमांड्स में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ इंडियन नेवी के एसेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके मुताबिक नेवी के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और समुद्र में इस्तेमाल होने वाले इंडियन नेवी के सर्विलेंस रिसोर्सेज जितने ज्यादा इफेक्टिव है समुद्र में है उतने ही वे जमीन पर भी होंगे। और एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जब 2016 में भारत और चाइना के बीच 73 दिन का दोकलम स्टैंड ऑफ हुआ था, तब उस दौरान चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए इंडियन नेवी के P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया था। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि फिलहाल समुद्र तक के ऑपरेट किए जाने तक सीमित हैं, इन्हें भी इन थिएटर कमांड्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी की तरफ से टूर ऑफ ड्यूटी वाले प्रस्ताव की घोषणा के बाद महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा का कहना है कि जो कैंडिडेट इस प्रस्ताव के तहत इंडियन आर्मी में 3 सालों की सर्विस देके आएंगे, हमें ऐसे कैंडिडेट को अपनी कंपनी में शामिल करने में बेहद ही खुशी होगी। हालांकि अभी टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रस्ताव है उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है तो ये कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।